अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूं हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। 1 दिसंबर आलमी सतह पर वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जानी जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि हम लोगों को एड्स के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो फैला सकें। इसी सिलसिले में आज हमने ये शो आप लोगों के लिए कंडक्ट किया है, जिसमें हम HIV और एड्स के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से पाकिस्तान उन कुछ ममालिक में से है जहाँ पे HIV और एड्स के केसेस हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और 2018 का डेटा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 1,60,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमने ये शो आपके लिए कंडक्ट किया है और हम आज बात करेंगे डॉक्टर उवैस खान से, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ में एक फ़ेलो हैं। डॉक्टर वैस, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा इन्फॉर्म करें कि HIV किस तरह की बीमारी है। HIV एक्चुअली ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस को कहते हैं और ये वायरस जिस्म के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है, और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम अफेक्ट हो जाता है और इंसान का जिस्म बहुत आसान टारगेट बन जाता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए और किसी भी तरह की बीमारियों के लिए। ठीक है, अच्छा HIV और एड्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि हाउ आर दीज टू थिंग्स डिफरेंट। HIV की एक्चुअली 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से जो सबसे पहली स्टेज होती है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है या मिनिमल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स खास नहीं होते हैं। HIV की जो आखिरी स्टेज होती है, जो सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है, उसको हम एड्स कहते हैं। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की इम्यूनिटी जो कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो डेफिशिएंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमें कॉजेज़ बता दें कि HIV किन वजूहात की वजह से किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। HIV मुतासिरा शख्स से जिनसी ताल्लुक़ात रखने की वजह से, HIV मुतासिरा शख्स का खून किसी और शख्स को लगने की वजह से, HIV मुतासिरा शख्स की इस्तेमाल शुदा सिरिंज, कोई उस पर जराही का औज़ार जैसे सर्जरी का औज़ार या कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ हो और उसके बाद उन औज़ार की स्टेरिलाइजेशन ना हुई हो, वो औज़ार फिर किसी और शख्स पर इस्तेमाल हो जाएँ तो उससे, या HIV मुतासिरा माँ अगर दवाएं अद्वियात पे ना हो, एहतियात ना कर रही हो और वो बीमारी किसी उसके बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है, तो मुख्तलिफ वजूहात। तो मतलब इसकी ट्रांसमिशन जो है वो पेशेंट टू पेशेंट होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। अच्छा, HIV के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सेगमेंट को ज़्यादा हो सकता है, फॉर एग्जांपल या तो बच्चों को होने के ज़्यादा चांसेस है या मर्दों को एज़ कम्पेयर टू औरत, इस तरह की कोई सेगमेंटेशन है HIV के केसेस में? HIV के अंदर यूजुअली जो सेक्सुअली एक्टिव ग्रुप है, एज ग्रुप है, यानी 15 से 45 साल का जो एज ग्रुप होता है, ये यूजुअली ज़्यादा अफेक्टेड होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक। बट कोई भी एज ग्रुप अफेक्टेड हो सकता है, बच्चों के अंदर माँ से आ सकती है बीमारी, या फिर किसी भी तरह से, जैसे मैंने कहा कि इसमें खून लगने से हो सकती है, तो उम्र की कोई क़ैद नहीं है। जेंडर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मेल जेंडर मुतासर है, क्योंकि ये ग्रुप बाहर मूव करता है और ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज़ के अंदर। बट अपार्ट ऑफ दिस कोई इसमें किसी भी तरह से कोई क़ैद नहीं है। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन इन्फेक्शन में नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बेसिक और सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं HIV के, आई थिंक वो भी आप थोड़ा बता दें, बिकॉज ताकि लोगों को खुद अगर सेल्फ डिटेक्ट कर सकें वो अपना एक लिमिट तक, तो वो भी कर सकें। HIV की मुख्तलिफ अलामतें होती हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे नॉर्मल जो अलामत होती है वो बिला वजह का और जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाएँ, वज़न गिरना होता है। उसके अंदर इसके अलावा तरह तरह के जिस्म में इन्फेक्शन होना, नमूनिया होना, उसके अलावा जिस्म की किसी भी और जगह का इन्फेक्शन होना शामिल हैं। फिर इसके अलावा मुंह की फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं। इसके अलावा TB का होना, इसके अलावा जिस्म पे मुख्तलिफ जगह जगह गुठलियों का निकलना, तरह मुख्तलिफ अलामतें होती हैं, जिसकी बेसिस पर जो मालिज होता है वो इस बीमारी की शनाख्त करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेस्टिंग प्रोसीजर की, क्योंकि सिम्टम्स तो आपने कवर कर दिए कि इन सिम्टम्स, अगर आपके अंदर ही सिम्टम्स हैं तो वी शुड बी अवेयर। तो अब हम टेस्टिंग की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े बेसिक से सिम्टम्स हैं, राइट, कि वज़न का गिरना, इन्फेक्शन, मतलब मुंह में इन्फेक्शन है, थोड़े बेसिक्स हैं। तो कौन सा ऐसा अलार्मिंग सिम्टम है जिसके बाद तो हमें फॉर श्योर टेस्ट कराने HIV का जाना चाहिए?
जैसे मैंने आपसे कहा कि बार बार अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी कॉज नहीं मिल रही, तो ये अलार्मिंग सिम्टम होता है। एक आध दफ़ा तो एक नॉर्मल पॉपुलेशन में भी हो सकता है, मगर बार बार होना ये एक अलार्मिंग सिम्टम है। अपार्ट ऑफ दिस, अगर किसी पेशेंट की हाई रिस्क बिहेवियर रहा हो, किसी पेशेंट को ये हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर रहा हो, आईवी ड्रग की हिस्ट्री रही हो, तो ये पॉपुलेशन रिस्क पे होती है। या जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को पास में ब्लड लगा हो या उनकी कोई सर्जरी हुई हो और उसको इन सर्जरी और इन सब चीज़ों के बाद ये अलामतें आना शुरू हो गई हों, तो वो हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको फौरी तौर पे अपना टेस्ट करवाना चाहिए या अपने मालिज को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो HIV का टेस्ट होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? इज इट अ ब्लड टेस्ट या किस तरह का ये टेस्ट होता है? HIV के टेस्ट ब्लड के टेस्ट होते हैं और इसमें हम सबसे पहले बुनियादी टेस्ट करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक मालिज चेक करता है, एक अंदाज़ा लगाता है, क्योंकि इसमें बुनियादी खुलियात होते हैं, उसमें कुछ कमी बेशी आ जाती है। इसके अलावा अगर मालिज इस बारे में सोच रहा है कि मुतासरा शख्स को HIV की बीमारी हो सकती है, तो वह HIV का एक पहले सिंपल टेस्ट कराता है और अगर वो कंफर्म आ जाए तो फिर उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करवाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम जानने के टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जिस्म में वायरस कितना मौजूद है, वायरल लोड को चेक करने वाले टेस्ट होते हैं। अच्छा, मैं ऐसे मुझे रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला था कि फ़ॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इन सब चांसेस को हम मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फॉल्स नेगेटिव पेशेंट नहीं आ जाए, कोई फॉल्स पॉजिटिव किसी का नहीं आ जाए? जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कभी किसी का पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम उसके बाद HIV कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं। ये दोनों टेस्ट जब पॉजिटिव आते हैं तभी हम इस बात पर श्योर होते हैं कि ये शख्स HIV की डिजीज़ से मुतासिर है और फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपको ये न्यूज़ ब्रेक करनी होती है किसी पेशेंट को कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तब आप किस तरह, बिकॉज़ पाकिस्तान में काफ़ी एक टैबू समझा जाता है, लोग नहीं बात करते HIV के बारे में और इतने मिथ्स भी हैं डिजीज़ से रिलेटेड कि लोग डरते भी बहुत हैं। तो उसका फिर क्या प्रोटोकॉल होता है कि आप टेस्ट रिजल्ट जब बताते हैं तो डू यू ऑल्सो एजुकेट द पेशेंट, उस तरह व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल दैट यू फॉलो? जब भी हमें हिस्ट्री के ज़रिए, एग्जामिनेशन के ज़रिए और उसके बाद टेस्टिंग के ज़रिए कंफर्म हो जाता है कि ये शख्स HIV से मुतासिर है, तो हम ना सिर्फ उस मुतासिरा शख्स को बल्कि उसकी फैमिली को मुकम्मल जो है प्राइवेसी के साथ उसको इस बारे में ब्रेक करते हैं न्यूज़, और उसके बाद फिर हम उनको इसकी डिज़ीज़ की डिटेल्स के बारे में आगाह करते हैं। हम उनको बताते हैं कि अगर वो अद्वियात का इस्तेमाल करेगा तो उसमें बेहतरी की कितनी उम्मीद है, अगर नहीं करेगा तो ख़राबी की कितनी उम्मीद है। और उसमें पेशेंट की हमारे पास काउंसलर्स भी होते हैं जो उनको डिफरेंट तरह से किस तरह से बीमारी आगे ट्रांसफ़र हो सकती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में उनको आगाही देता है। तो ये हमारे तरफ से काम है। अच्छा, पाकिस्तान में स्पेशली ये काफ़ी एक नॉर्मल ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लेते हैं। बिकॉज जब आप बताएंगे किसी को कि आपको भाई ये बीमारी है, दिल भी लाइक हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह से हम दुआएं करेंगे, जो बेशक आई एम श्योर काम भी आती हैं, बट लोग कभी कभी सीरियसली नहीं लेते हैं डिजीज़ को। तो आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो इवन आफ्टर यू टेलिंग देम कि भाई आपको बीमारी हो गई है, दे जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली? देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह से HIV का हर मरीज़ एक जैसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस में फॉलो करने वाली पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बीमारी को सीरियस लेते हैं और अपनी डिजीज़, उनकी कंप्लाइंस बहुत अच्छी है, वो उसकी ड्रग्स को प्रॉपर्ली ले रहे होते हैं। हाँ, मगर हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, इस बीमारी में भी हैं, जो लोग दवाओं को सही से नहीं लेते हैं। उनके हम बार बार खून के टेस्ट करवा कर, उनसे हिस्ट्री वंस अगेन लेकर, उनका मुआयना करके ये कंफर्म करते हैं कि वो HIV की अभी फ़िलहाल कौन सी स्टेज के अंदर आ रहे हैं। और अगर उनकी कंप्लाइंस नहीं हो रही होती है, वो दवा को पाबंदी से नहीं ले रहे होते हैं, फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं और उनको कंपेल करते हैं, उनके ऊपर फोर्स डालते हैं कि आप काइंडली दवा लें, ताकि ना सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत हो सके बल्कि आप अपने घर वालों को भी इस बीमारी से बचा सकें। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको फॉलोअप फिर रखना होता है विद HIV केसेस। ओके। अच्छा, अभी आपने ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात की कि फॉलोअप जो है वो ट्रीटमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेज होती है कि लोगों को एजुकेट करना, फिर उनसे फॉलोअप लेना। सो HIV का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो किस तरह का होता है? मेडिसिन होती हैं या कोई वैक्सीन होती है? हाउ डू यू गो अबाउट दैट? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम सबसे पहले बुनियादी टेस्ट करने के बाद और कंफर्म करने के बाद बीमारी को और कितना क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम इस वक्त इंटैक्ट है, हम एक बेस लाइन लेवल बनाते हैं।
उसके बाद हम पेशेंट को सेलेक्टेड दवाओं के ऊपर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तकरीबन 5 से 6 ग्रुप्स हैं, जिसमें से हम दवा सेलेक्ट करते हैं। एट अ टाइम पेशेंट्स को 3 दवाएं एक पिल की सूरत में दी जाती हैं। ये दवाएं मरीज़ इस्तेमाल करता है, इस पे पेशेंट का हम रिस्पॉन्स फॉलो करते हैं। इन दवाओं के कोई मुज़र असरात तो नहीं है, उनको हम फॉलो करते हैं। और फिर इस बेसिस के ऊपर हम पेशेंट की ब्लड टेस्ट भी करवाते रहते हैं, जो कि हर 2 से 4 महीने 6 महीने पर होते रहते हैं, और उसमें हम डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को चेक करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लान उमूमन कितना लंबा होता है कि 1 महीने 2 महीने कितना आप? देखिए, ट्रीटमेंट प्लान जो पेशेंट का होता है ये तो लाइफ लॉन्ग है। अच्छा। क्योंकि HIV एक ऐसी बीमारी है जिसको हम दबा तो सकते हैं, बट हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए इस डिजीज़ से ट्रीट करने के लिए, और हम उसमें पेशेंट को, हम भी उसके साथ होते हैं, हम नहीं होते हैं, हमारे पास दीगर डॉक्टर्स होते हैं जो इसको फॉलो करते रहते हैं। बस पेशेंट की अपनी सेल्फ कमिटमेंट इतनी होनी चाहिए और उनके घर वालों की कमिटमेंट इतनी होनी चाहिए कि वो हर 2 या 3 महीने में जब भी उनको टाइम दिया जाए वो मालिज को ज़रूर फॉलो करे और वो उनसे अपनी ड्रग्स रिसीव करे। और इन केस अगर इन द मीन वाइल इस ड्यूरेशन में कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई है तो वो अपने मालिज को आगाह करे, और फिर हम उसके लिहाज से उसकी मुनासिब टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी सी बात की कि पेशेंट को खुद से कमिट करना चाहिए कि वो अपनी ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पूरा करे। इसी हवाले से आई थिंक वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन, क्योंकि आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप दवाएं खिला सकते हैं, लेकिन जब तक पेशेंट खुद से प्रिवेंशन और प्रिकॉशन नहीं ले तो आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा होगा। तो अगर इसकी प्रिवेंशन आपको बतानी हो कि हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़, या फिर एक दफ़ा आपको डिजीज़ हो जाए फिर हाउ शुड यू गो अबाउट इट, घर में आप किस तरह की आपको चीज़ें करनी चाहिए कि आप यू आर सेफ इन दैट सेंस? जो पेशेंट HIV मुतासर होते हैं उनको हम लोग प्रिवेंशन के अंदर यही बताते हैं कि उनको अब जो भी उनके माजी में उनसे जो वो बदअख्तियाती कर रहे थे वो अब ना करें। अगर उनको सेफ सेक्स के लिए कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके अलावा इनको अगर वो नशा करते हैं, IV अब्यूज़ करते हैं, तो हम उनको मना करते हैं कि अब फर्दर आप इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करें, आप नशे की आदत से जान छुड़ाएं। इसके अलावा अगर उनको जो है वो जो उनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं हम उनको इस बारे में आगाह करते हैं, हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको चेक करते हैं। अगर वो अफेक्टेड होते हैं तो उनको भी दवाएं स्टार्ट कराई जाती हैं, उनके बच्चे अगर अफेक्टेड होते हैं उनको दवाएं स्टार्ट की जाती हैं, उनको फॉलोअप में रखा जाता है। और अगर नहीं होते हैं तो फिर उनको कुछ ख़ास दवाओं के ऊपर रखा जाता है जिनको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, यानी कि इस बीमारी से बचाने वाली दवा। तो इन सारी प्रैक्टिसेस के साथ, इन एहतियातों के साथ वो इन दवाओं को लेते रहते हैं और इस बीमारी से महफूज रखने में फिर कारआमद होते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं HIV से रिलेटेड, और अभी भी हमारा इनबॉक्स इज़ फुल ऑफ पीपल आस्किंग अस मैनी क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में से ना काफ़ी ज़्यादा मिथ्स भी होती हैं, जैसे मिसकंसेप्शन होती हैं लोगों के पास क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती इस टॉपिक के बारे में। तो मैं कुछ मिथ्स आपसे शेयर करूँगी, और प्लीज़ अगर आप हमारी ऑडियंस को अवेयर कर सकें कि या तो वो मिथ्स हैं या वो उनमें कोई सच्चाई है या नहीं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको HIV स्टेज 1 है तो इन द फ्यूचर आपको डेफिनेटली एड्स भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा ख़तर नहीं है। अगर आप मुकम्मल तरीके से पाबंदी के साथ इलाज का इस्तेमाल करेंगे, अपने मॉलेज को बताए हुए वक्त पर फॉलो करेंगे, उसके बताए हुए टेस्ट करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बीमारी इस तरह से प्रोग्रेस नहीं करती, और जब मॉलेज फॉलो कर रहा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को प्री हैंड देख रहा होता है, पहले से देख रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बीमारी HIV की एड्स की तरफ जाती है। तो आप एड्स से बच सकते हैं इवन इफ आप पॉजिटिव हैं HIV। ठीक है। ऑल्सो एक और सवाल हमारे पास था कि अगर किसी कोई HIV पॉजिटिव है और उसके साथ कोई बैठ के खाना खा रहा है या यूटेंसिल्स शेयर कर रहा है तो उसको भी HIV होने के फिर चांसेस हो जाते हैं? HIV मुतासरा शख्स के साथ रहने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ बैठ के बातें करने से ये बीमारी नहीं फैलती है। इस बीमारी के फैलने वाले तरीक़ेकार मैं पहले बता चुका हूँ। तो HIV के मुतासरा शख्स को वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि एक नॉर्मल शख्स होता है, और इसके अलावा ये बीमारी नहीं फैलती। बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड लोग काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर देते हैं ऐसे लोगों को जिनका पॉजिटिव आ जाता है। आई थिंक जिसकी वजह से फिर लोग जो हैं वो भी हिम्मत हार जाते हैं, इवन दे डोंट सी द होप इन दैट। एक और सवाल हमारे पास ये है कि अगर आपको HIV हो जाता है तो फिर आपकी मौत जल्दी आ जाती है, लाइक यू डाई सून, इज दैट आल्सो ट्रू? अगर वायरस को हम खून में दबा दें प्रॉपर दवाइयों के इस्तेमाल के बाद तो HIV मुतासरा शख्स की उतनी ही लाइफ होती है जितनी कि एक नॉर्मल शख्स की होती है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता।
ठीक है। ऑल्सो जो HIV के पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी टेंशन होती है कि इफ़ दे शुड गेट मैरिड या फिर ज़िंदगी भर आइसोलेटेड रहें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव दीज क्वेश्चंस इन देयर माइंड। HIV मुतासरा शख्स अगर दवाओं का प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर रहा है और हम खून के टेस्ट के ज़रिए साबित कर चुके हैं कि अब खून में वायरस नज़र नहीं आ रहा है, तो वो शख्स शादी भी कर सकता है। हाँ, बस अपने जो स्पाउस है, अपने काउंटर पार्ट को ये बात बताना ज़रूरी है कि वो किस बीमारी से अफेक्टेड है, क्योंकि लेटर इन फ्यूचर हमें उसके टेस्ट करने होंगे, हमें उसे देखना होगा। चांसेस बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं कि वो ये बीमारी दूसरे में मुंतकिल करेगा, मगर स्टिल हम वक्तन फ़वक्तन जो पार्टनर होता है उसको फॉलो करते रहते हैं खून के टेस्ट कराकर, ताकि हम बीमारी को कंफर्म कर सकें। अच्छा, एक और सवाल है लोगों का कि HIV की कोई वैक्सीन अभी तक आई है या नहीं आई है? HIV की वैक्सीन अभी तक फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है, मगर फ़िलहाल कोई ख़ास वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं है हमारे। अब हम बात करते हैं इंडस हॉस्पिटल की इंटरवेंशंस के बारे में, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल, जैसा कि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी पता होगा कि काफ़ी अरसे से सब अपने पेशेंट्स का इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त करता है, और जो कि काफ़ी बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम पे। अगर देखा जाए तो पीपल कैन हार्डली अफोर्ड हेल्थ केयर, तो आई थिंक इस सेंस में हमें बहुत ज़रूरी है बताना कि इंडस के इनिशिएटिव्स क्या होते हैं। सो HIV के रिलेटिंग इंडस के जितने इनिशिएटिव्स हैं, इफ़ यू कैन प्लीज़ टेल आवर ऑडियंस अबाउट दैट। इंडस के अंदर HIV कंट्रोल प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास आउटरीच सेंटर्स भी हैं जो कि ना सिर्फ पेशेंट्स की तशख़ीस करते हैं, इनकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उनको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड अ प्रॉपर सेंटर। हमारे पास इंडस के अंदर इसकी अद्वियात फ्री मौजूद हैं। ये याद रहे कि HIV की जो अद्वियात हैं वो बहुत महंगी हैं, तो इंडस से ये अद्वियात ना सिर्फ फ्री मिलती हैं बल्कि उसमें इनके साथ साथ इनके टेस्ट भी होते हैं। ये टेस्ट भी अगर आप प्राइवेटली कराने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इंडस ये ना सिर्फ अपने मरीजों को फ्री प्रोवाइड कर रहा है बल्कि प्रॉपर केयर भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस बीमारी पर बहुत हद तक काबू पाने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनसे कितना बेहतर या कितना बुरा कर रहा है HIV की सिचुएशन में? पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली ये बीमारी एक टैबू की हैसियत रखती है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग या इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती है, जो कि अगर बर वक्त हो जाए तो हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ कि ये बीमारी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं है। कुछ रिमोट एरियाज़ के अंदर वहाँ पर स्क्रीनिंग ना अवेलेबल होने की वजह से या डिफरेंट एथिकल रीज़न्स की वजह से ये बीमारी जो है वो स्क्रीन नहीं हो पाती है बवक्त, और फिर हमें कीमती जानों का ज़िया बर्दाश्त करना पड़ता है। तो और फिर जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वक्त के साथ इंडस अपना रोल प्ले कर रहा है या दीगर अपने इदारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस बीमारी की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से स्क्रीनिंग हो रही है और हमारे पास नए केसेस इमर्ज हो रहे हैं, हमें पता लग रहे हैं और हमारे पास उनका रिकॉर्ड अवेलेबल हो रहा है। लेकिन जैसा आपने बात की कि लोग नहीं इस बारे में बात करते हैं, स्क्रीनिंग नहीं कराते, तो जो नंबर्स हमारे पास अभी भी हैं वो भी अंडर रिपोर्टेड ही होंगे, बिकॉज काफ़ी लोग नहीं ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने इंडस की बात की कि इंडस जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और उसकी वजह से बेहतरी भी आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हम श्योर परसिस्ट करते हैं अभी भी, जिसकी वजह से हम HIV को नहीं कम्प्लीटली ख़त्म कर पा रहे हैं। अगर उन चैलेंजेस के बारे में आप बता दें या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से बता दें कि उनको अब खुद लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम HIV का रेट थोड़ा कम कर सकें पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्टेड सेक्स करना, उसके अलावा सिरिंज का प्रॉपर डिस्पोजल, उसके अलावा ब्लड की चाहे आप किसी को अतिया करें या आग लगवा रहे हों उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं HIV को फर्दर स्प्रेड करने से रोकने के लिए। तो ये टेस्ट किसी भी शख्स के जब होने चाहिए, HIV का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए जब हम इस तरह की किसी की हिस्ट्री हो कि उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हों या उसके अलावा इसमें किसी और की इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल की हो, तो ये सब चीज़ें एहतियात होती हैं हमारी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ HIV। अच्छा, अगर कोई एंड में की मैसेज आपको देना है हमारी ऑडियंस को, देन यू हैव द फ्लोर टू इट। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जब किसी शख्स को HIV पता लग जाता है कि ये शख्स इससे मुतासर है, तो उसको माशरे से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल एक अलग तरीके से देखा जाता है। और ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, वो एक बीमारी से गुजर रहा है, बट ही नीड्स योर केयर एंड अटेंशन। तो फैमिली का रोल मालिज के रोल से बढ़कर होता है। इसके अंदर उसकी सपोर्ट करना, उसको पंप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो फैमिली का रोल मैं चाहूँगा कि इसके अंदर अच्छा हो। इसके अंदर HIV मुतासरा शख्स को इस पे कंपेल करना कि आप जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल करें और इसमें अभी भी चांसेस हैं कि हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं या इसकी फ़र्दर प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूजुअली पेशेंट्स जब उनको घर वालों की तरफ से केयर नहीं मिलती है या उनकी तरफ से उनको अटेंशन नहीं मिलती है तो वो फिर अपनी हिम्मत लॉस करते हैं, वो फिर दवाओं का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। ये मेरा आखिरी मैसेज है कि मैं ये चाहूँगा कि फैमिली का रोल बहुत मायने रखता है, वो इसमें अपना रोल ज़रूर प्ले करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने आके हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को यकीनन काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। और अगर अभी भी आपके कुछ सवालात हैं या कोई भी इश्यूज़ या कोई मिसकंसेप्शन है, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें कमेंट्स लिख सकते हैं और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट शो हम वो ट्राई करेंगे कि आंसर करें। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और आगाही मिलते ही लोगों तक ये आगाही पहुँचाइए, लोगों को भी एजुकेट कीजिए क्योंकि हम काफ़ी जाने खो चुके हैं HIV से और अब हमें भी वर्क करना है कि हम HIV के केसेस पाकिस्तान में कम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।